चलिए भाई, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। और इस शो में डॉक्टर साहब हमारे साथ बता रहे हैं कि राजेश सतपुते साहब और राजेश पालविया साहब कंटिन्यू करने वाले, तो उनसे कुछ बढ़िया सी पिक्स जानेंगे और साथ साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब भी होंगे। तो मार्केट्स, स्टॉक्स और इन लोग की प्रेफर्ड पिक्स, ये थीम है। प्लस बिग मार्केट वॉइसेस, आमतौर पे एक बाजार की बड़ी वॉइस के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं। उस कड़ी में आज सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब होंगे और इस बीच दिव्गी टॉक ट्रांसफर की लिस्टिंग की तैयारी। दिखाइए भाई स्क्रीन पे, दिव्गी 590 की इशू प्राइस और 595 एक एक्सचेंज पे, 615 दूसरी एक्सचेंज पे, एकदम फ्लैट है। एनएससी पे तो एकदम अब तो 590 ही आ गया है। तो इशू प्राइस पर ही खुलता हुआ 5.5 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन था। फ्लैट हो गया भाई साहब, जो तो कुछ कमाई हुई नहीं है। बेसिकली 590 592 के आसपास की जोन्स पर इस समय कामकाज होता हुआ और ये इनिशियल टाइम है। देखते दिन कैसा पैन आउट होता है दिव्गी के लिए। कुछ कंसर्न्स थे इसके वैल्यूएशंस को लेकर, क्योंकि जिस साइज की कंपनी थी, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता हो तो जिस इशू प्राइस पर आई थी 1800 करोड़ रुपए के आसपास या कुछ था, मार्केट कैप टारगेट कर रही है। उस जोन की जितनी मिड कैप ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनसे महंगा ये ऑफर किया जा रहा था। और ये प्योरली एक प्रॉक्सी प्ले है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लार्जली उन्हीं को, क्योंकि एसयूवीज के लिए बनाती हैं और एसयूवीज का चलन तो खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्रिप कर रखा है। तो 74% इनके कुल रेवेन्यूज महिंद्रा से आते थे, तो एक प्रॉक्सी महिंद्रा पर है। तो ये है लिस्टिंग की कहानी। ये इशू प्राइस पे खड़ा हुआ और इस लिस्टिंग पे बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी SMIFS के शरद अवस्थी साहब से कि जुड़िए, जहां लिस्ट होगा उसके बाद क्या व्यू बनाना है। जिन्होंने ले लिया था, सब्सक्राइब किया था और आ गया, जो सोच रहे थे लिस्ट होने देते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे, दोनों तरह के लोगों के लिए क्या व्यू बन रहा है। अवस्थी साहब, दिव्गी टॉक ट्रांसफर जो इशू प्राइस थी उन्हीं लेवल्स पे एग्जैक्टली इस समय कामकाज करता हुआ है, तो रखे रहूं या निकल जाऊं? बाजार इन 5-7 दिन में काफी बदल गया है। नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बने रहना चाहिए। यूनिक बिजनेस है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का एक रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल भी काफी निकल के आनी चाहिए। कुछ सेगमेंट्स हैं जहां ग्रोथ रेट्स वगैरह इंडस्ट्री लेवल पे काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। प्लस ईवी वाला बिजनेस में अगर ट्रैक्शन आता है तो वो एक एडेड एडवांटेज होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये प्रीमियम मल्टीपल्स फिर जस्टिफाई होने लगेंगे। बट अगर आप 1.5 साल रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक काफी बढ़िया बेट साबित हो सकती है। तो जिनके पास है और लॉन्ग टर्म के रखना चाहते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात सच है, क्लाइंट कंसिडरेशन रेज अपनी जगह है, लेकिन एसयूवीज का चलन इस देश में बढ़ रहा है। वो हमने पिछले कई सालों में नोटिस करा है, वो द ईयर्स, कैसे एसयूवीज की तरफ चलन बढ़ रहा है। इसीलिए कई सारी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी एसयूवीज की तरफ तवज्जो दे रही है। अच्छा, फ्रेश एंट्री करना हो तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए अब बिना बात के आ गया है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा था और अभी फ्लैट ओपनिंग हो गई है, लिस्टिंग गेन्स आज है नहीं। अगर फ्रेश एंट्री कोई गिरावट आ रही तो कहीं कंफर्ट बढ़ता है क्या आपका? हाँ, मुझे लगता है अगर यहाँ से 10-15% नीचे मिलता है तो थोड़ी अग्रेसिव बाइंग भी आ सकती है। बट ऑब्वियसली चूंकि हम एक फ्यूचर इवेंट पे बात कर रहे हैं कि ईवीज वाला मेन इनका ट्रांजिशन कितना स्मूथ और कितना स्ट्रांग होगा, और वो एक एरिया है। और वैल्यूएशन, जैसा आप भी बोल रहे थे कि बहुत ऐसी कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है नहीं, बट अच्छा बिजनेस मॉडल है और स्टेबल बिजनेस मॉडल है। ईवी वाला एक एडिशनल ट्रिगर है, वो अगर जैसे जैसे कल्मिनेट होता है अगले 6-8 महीनों में, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया अपसाइड बन सकती है। तो अभी आपको 35 टाइम पे मिल रहा है लगभग लिस्टिंग प्राइस पे। तो 10-15% नीचे मिलता है तो 30 या 28 के मल्टीपल पे मिलता है, तो वहां मुझे लगता है कि एक डिसेंट बेट हो जाती है। तो अगर दबाव आता है तो अच्छा, वैल्यूएशन तो खैर टेबल पे जस्ट नजर आ रहे थे अवस्थी साहब को, करेक्ट होता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रांजिशन को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। आइस में तो खैर बड़े प्लेयर हैं ही, इंटरनल कंबंशन इंजन्स में। हाइब्रिड में मेरे ख्याल से कंपनी टोयोटो को ऑलरेडी सप्लाई करना शुरू कर चुकी है, और जो इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस है उसमें अप्रैल से, अभी क्या है मार्च चल रहा है, अगले महीने से टाटा मोटर्स को ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स ईवीज के सप्लाई करेगी। तो उस ट्रांजिशन को, उस लीप को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। अवस्थी साहब, थैंक यू सो मच। ये रही दिव्गी टॉक ट्रांसफर की आज की कहानी।
लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही कह लीजिए, वो इनिशियल टिक्स छोड़ दीजिए। 590, 591 का जोन, 590 की इशू प्राइस। चलिए, लेकिन अब जो मार्केट्स में 50 मिनट का अब तक सेशन कल्मिनेट हुआ है, उसके बाद दरअसल ऐसा लग रहा है जहां शुरू करे तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इस बीच बहुत वॉलेटिलिटी हुई है। निफ्टी कल के प्रिसाइसली क्लोजिंग लेवल्स पे 50 मिनट डाउन द लाइन खड़ा हुआ है, लेकिन देखिए किस तरह की उठापटक इस बीच आपको देखने को मिली है। वीरू, जो 45 मिनट 50 मिनट के सेशन के बाद निफ्टी बैंक फ्लैट लाइन पे आके खड़े हुए, इस बीच वॉलेटिलिटी, रीडिंग क्या हुई, क्या लग रहा है मार्केट्स अब? आशीष, देखिए मेरी अप्रोच थी सुबह सुबह सेल ऑन राइज की 17,251 341, इसके नीचे जब तक रहेगा सेल ऑन राइज करेंगे। आप गौर करिएगा आशीष, बेस 1 और RS1 दोनों ही इंडिसेस पे अभी तक वो कायम है, न RS1 कटा है न बेस 1 वॉलेट हुआ है, तो अभी तक उसी पे है। याद रखिएगा, उसी रेंज में अगर आपने सेल ऑन राइज कर रहे हैं तो काम कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर बताऊंगा आशीष, जो चीज है स्क्रीन पे उसको देख लीजिएगा। सेल ऑन राइज ने वर्क किया, अभी तक निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया है। अगर कल के लो को वॉलेट करे तो पेन और बढ़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है और 17,251 का रेंज ड्यूरिंग द डे कभी कट जाए, अभी नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली 10 बजे 10 पे 10:20 पे 11 12 1 जब भी कटे, अगर 251 की ट्रेजेक्टरी कट जाए तो फिर शॉर्ट ट्रेड मत अटेम्प्ट करिएगा। और निफ्टी बैंक पे अगर RS1 कट जाए तो मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अब तक ठीक ठाक बिल्कुल RS1 और बेस 1 के बीच में निफ्टी बैंक सेल ऑन राइज पे काम कर गया, और निफ्टी पर भी। बट दोनों ही रेजिस्टेंस अगर कटें ड्यूरिंग द डे तो फिर सेल मत अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक और चीज आशीष, निफ्टी का बेस टूटे इस बात के चांसेस इस बात को देख के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि निफ्टी IT अब क्रैक हो रहा है बहुत तहजीब से, और 13 जनवरी के ब्रेकआउट पॉइंट को इसने आशीष वॉलेट कर दिया। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है निफ्टी IT। आशीष, सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट बन गया है 1.25% का दबाव इस पॉकेट में। निफ्टी जरा इंटरडे वापस स्क्रीन पर रखिएगा। कल के प्रिसाइसली जो लोस थे वही आज के हैं। क्या था कल का? 17,113 था शायद, और आज भी देखिए 17,113 112 के आसपास के जोन्स। तो कल के हाँ लोस को वैलिडेट नहीं करा है, लेकिन मोटा मोटी ये दायरा आपकी स्क्रीन पे। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करी है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा टफ है, हम स्टेबलाइज हो नहीं पा रहे हैं इस तरह के इनकमिंग ग्लोबल न्यूज फ्लोज के बीच। ऐसे में स्टॉक्स कौन से रडार पर रखने हैं? दोनों राजेश जी, पालविया साहब और सतपुते साहब स्क्रीन पर हैं, और साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नीलेश जैन भी नजर आ रहे हैं। पहले नीलेश के पास चला जाए, अभी जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करा रहे हैं आप लोग? निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड वेड लिया आज सुबह से? ऑफलेट ले रहे हो या अभी साइडलाइन पे बैठ के ऑब्जर्व करना एटलीस्ट बेंचमार्क के लिहाज से ज्यादा वायबल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन जी। देखिए, इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में जो हम एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जब तक लौटती नहीं है, वीक्स हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, और जिस हिसाब से एक शार्प अप मूव और डाउन मूव हमें इंट्राडे ट्रेड में देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड लेना। इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक वही स्टॉक स्पेसिफिक जो राय है वो हम जरूर दे रहे हैं। आपके दो स्टॉक्स क्या हैं नीलेश जी? किन पे शॉर्ट और लॉन्ग लेंगे आप? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग ट्रेड है, सबसे पहले वो है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट में, जहां पे बाजार की गिरावट के विपरीत यहाँ पे 2 सेशंस में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जो अपमूव है वो एक्सटेंड होना चाहिए 775 से 780 तक का, एंड 748 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो मैकडॉवेल में खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। वहीं बिकवाली वाला ट्रेड होगा ABFRL में लगातार एक लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट है वो और गहरा सकती है। निचले स्तरों पर 218 से लेके 215 तक के लेवल हमें स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। 230 का लेवल जब तक ऊपरी स्तरों पर ब्रीच नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कोई भी उछाल मिले तो उसे बिकवाली करके चलना होगा। 218 से 215 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा 230 का। जी हे ईश्वर, आज हम कैसे मझधार में हैं, आशीष और मैं।
मतलब मंगलवार को हमें बार बार यूएसएल का जिक्र करना पड़ रहा है। हम अमूमन अवॉइड करते हैं। आशीष और मेरे लिए बहुत तगड़ा देखें मुश्किल दिन है। प्रकाश भी बार बार यूएसएल, नीलेश भी बार बार यूएसएल, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। राजेश जी, राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल क्या है? वीरेंद्र जी देखिए, दो कॉल्स रहेंगी। मुझे लगता है आईटी में अच्छा खासा वीकनेस है। आप देखिए एलटीआई, एलटीटीएस, लेकिन अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग करना है तो छोटा टिकट साइज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वो है बिरला सॉफ्ट। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट के करेक्शन के बाद, यानी पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सेल करे बिरला सॉफ्ट। स्टॉप लॉस रहेगा 278 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो है करीबन 260 से लेके 255। तो आईटी में वीकनेस है। दूसरा कॉल रहेगा वो रहेगा, थोड़ा सा आपको रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन हेवल्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जबरदस्त वीक है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कुछ पुट सजेस्ट करूं। किसी ने मुझे पूछा था कि कैन यू सजेस्ट सम पुट, तो देखिए हेवल्स का पुट 1200 का पुट आप ले लीजिए, 30 के ऊपर का बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 24 का, और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा करीबन 50 से 55 का। तो आपको हेवल्स का 1200 का पुट बाय करना है एट अ लेवल ऑफ अबाउट 30, करंटली इट इज एट 35, तो 30 के नीचे छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके हेवल्स का पुट ले लीजिए। रेपिटेटिव लगूंगा इसीलिए कहा क्योंकि आज सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े होते तो 9:15 के बाद जो हम क्विक सिंगल्स लेते हैं बाजार खुलने के जस्ट बाद, उसमें सतपुते साहब ने हैवल्स में बिकवाली का कॉल दिया था, और अब उसी का 1200 का पुट भी खरीदा जा सकता है। ये आता हुआ पिक, ये देखिए क्या फॉल आया है। खुलते ही वो ट्रेड लिया था हमने, और क्या शार्प सेल ऑफ आ रहा है। बढ़िया ट्रेड रहा वो, और अब दूसरा तरीका उस ट्रेड को आगे भुनाने का आपकी स्क्रीन पर। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, इस समय के प्रिफर्ड पिक्स, 10 के दमदार ट्रेड्स। तो आशीष जी आईटी की वीकनेस को यहाँ पे प्ले करेंगे, और उसमें एलटीआई माइंट्री पे शॉर्ट करने की सलाह। आज का जो फॉल हुआ है स्टॉक ने अब अपने 50 डे एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज को भी अब ये ब्रीच करते हुए दिख रहा है डाउन साइड में। तो जिस तरीके से पालविया साहब का अभी जो नेटवर्क है वो अभी भी इशू दे रहा है। एक काम करिए डॉक्टर साहब, अगर इशू आ रहे हैं तो फोन लाइन पे लगाइए और 2 कॉल ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मैं रिपीट नहीं करता, पालवी साहब अपना खुद ही कॉल देंगे। एलटीआई माइंट्री पे सेल था, लेवल्स वेवल्स जो हैं फिर से अपन रीपैच करेंगे और समझेंगे। जब तक रिकैप कर देता हूं बाकियों के पिक्स। नीलेश जैन साहब कह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। ये ट्रेड बिल्कुल वीरू ने मेंशन कर ही दिया है। गाभासर का आज का सबसे पहला टॉप कॉल था बाजार खुलने से पहले का, तो वो ट्रेड बढ़िया रहा, और अब नीलेश कह रहे हैं और तेजी तूल पकड़ेगी 780 तक के टारगेट्स यहां पर। लेकिन इसके सामने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एक सेल कॉल नीलेश की तरफ से आता हुआ। एबीएफआरएल में दबाव आएगा, 230 का स्टॉप, 215 के लक्ष्य है। सतपुते साहब ने बिरला सॉफ्ट, वो मिड कैप आईटी कंपनी, बिकवाली करने का आइडिया दिया है। 278 का स्टॉप है, 60 और फिर इवेंचुअली 55 तक के लक्ष्य। और हैवल्स बढ़िया एकदम सेल ऑफ आ रहा है। आज सुबह सेल लिया था पहले ट्रेड खुलने के बाद बाजार के, और अब उसी का 1200 का पुट खरीदने की बात करिए, 24 का स्टॉप लगा के 50 से 55 के लक्ष्य के लिए। और पालवे साहब जुड़ेंगे डॉक्टर साहब? पालवे साहब सॉरी, प्लीज कंटिन्यू करिए। आपका एलटीआई माइंट्री पहला ट्रेड वो था। जी आशीष जी, आज तकनीकी दिक्कत हाँ, जरूर आ रही चलता है कभी। हाँ, तो एलटीआई माइंट्री शॉर्ट करने की सलाह है। आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस बनी है, अब इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 4400 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एलटीआई माइंट्री फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। 4570 का स्टॉप लॉस होगा, और 4400 तक के डाउन साइड के टारगेट। जो स्टॉक बाय करना है वो, उसमें हमें लगता है पेट्रोनेट पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी, और ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का पेट्रोनेट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बना हुआ है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 238 240 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 224 के आसपास। दो और बढ़िया ट्रेड, एलटीआई माइंट्री एक सेल रेको, पेट्रोनेट एलएनजी एक बाय साइड का आइडिया पालवे साहब की तरफ से। चलिए पालवे साहब, धन्यवाद आपका। वो इश्यूज आ ही रहे हैं तो हम लोग बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज सर। और इस बीच एक काम कर रहा हूं, बिग मार्केट वॉइसेस पे चलते हैं, और आज उस कड़ी में बड़ी पिक्चर समझाने के लिए
हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ते हुए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुनील सर, ये बहुत कुछ बदल गया लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत करी, और इस बीच खासतौर पर पिछले 3-4 दिनों की कहानी तो अलग ही निकल के आ गई एकदम से। ये सिलिकॉन वैली बैंक और कोलैप्स, ये कभी सुना भी नहीं था। ऐसा कोई बैंक भी है यूएस में, उसके कोलैप्स से हम यहाँ पे पतले क्यों होते चले जा रहे हैं? आपने एसेस करने की कोशिश करी इस एसवीबी का दरअसल कोई इंडिया इंपैक्ट है या नहीं है? देखिए, एक इकोनॉमी और एक फाइनेंशियल मार्केट के तौर पर जीरो इम्पैक्ट है। ओके, मगर स्टॉक मार्केट की हालत वही नहीं हो सकती। क्यों मैं बता रहा हूं ना, ये सिलिकॉन वैली बैंक, देखिए हर साल यूएस में 500 से 600 बैंक कोलैप्स होते हैं। 500 से 600, क्योंकि ये सब मिड साइज छोटी छोटी बैंकें बहुत है उधर, और वहां पे कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड ऐसी बैंक्स नहीं होती है ना, तो ये कोलैप्स एक नॉर्मल पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। अब इसका जो इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो क्यों, उसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि हर बैंक लिक्विडिटी के तौर पर, इंडिया में भी आपको एसएलआर की बात आपने सुना होगा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कोई भी बैंक करीबन 9 दफा अपने जो डिपॉजिट का बेस है उसके 8 या 9 टाइम्स मार्केट में बोरोइंग कर सकती है अपने नेटवर्थ के ऊपर, राइट। ये सोचिए कि उन्होंने 70% क्रेडिट डिपॉजिट रखा, तो उसके टोटल बैलेंस शीट साइज में 70% लोन में दे दिया। बाकी का जो 30% होता है इंडिया में ना, उसमें 21% आपको एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में जाता है और 4% वो सीआरआर में जाता है बाकी। अब जनरली इंडियन बैंक्स में थोड़ा और ज्यादा वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी के तौर पर रखते हैं, तो 29-30% रखते हैं, इसलिए 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आता है। अब यूएस में ऐसा रेगुलेशन नहीं है। अब उधर क्या हुआ, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक देखो क्या हुआ है कि उन्होंने, क्योंकि वो एक फोकस्ड एरिया पे ही लेंडिंग करती है, जैसे स्टार्टअप्स, वहां पे उनको एक स्टार्टअप का रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहा था उसके कारण वो स्टार्टअप्स को उतना लेंडिंग नहीं करना चाहती थी। तो अगर पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, यही जो स्टार्टअप्स जो उनसे बोरो करते हैं, इसी तरह के स्टार्टअप जिनको बोरोइंग की जरूरत नहीं है, वो डिपॉजिट के तौर पर सिलिकॉन वैली बैंक को उन्होंने पैसा दे दिया है। तो उनके पास ढेर सारा डिपॉजिट पड़ा था, लेंडिंग के लिए उतना मौका नहीं है क्योंकि माहौल ठीक नहीं था। तो उन्होंने जाके क्या सोचा था कि सेफ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें अपना पैसे को पार्क कर लिया था। अब इश्यू क्या होती है कि दो चीज, अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पार्क करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है अवेलेबल फॉर सेल, एक तो होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाला हूं, तो उसको मार्क टू मार्केट करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो अगर रखते हैं तो उसको नहीं मार्क तो उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि अब मैच्योरिटी तक उसको रखना है। बाकी का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अवेलेबल फॉर सेल, यानी कभी मैं बेच सकता हूं, तो एक ट्रेडिंग की तरह होता है, तो उसको रोज मार्क टू मार्केट करने की जरूरत होती है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने ज्यादातर अवेलेबल फॉर सेल में रखा, क्योंकि उनको अगर फ्रेश लेंडिंग की जरूरत पड़े तो इजीली, आसानी से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विडेट करके वो उस लेंडिंग को शुरू कर सकते हैं वापस। ऐसी हालत में इसी टाइम फ्रेम पिछले साल 1.5 साल में फेड ने इंटरेस्ट रेट को जबरदस्त बढ़ा दिया ना, करीबन 4-5% बढ़ा दिया। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 30 साल वाले बॉन्ड में क्या होता है कि उनकी दाम गिरती है, क्योंकि जब रेट्स बढ़ती है बॉन्ड का दाम गिरता है। तो उनके अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो में भयंकर मार्क टू मार्केट लॉसेस चढ़ रहे थे, राइट। तो क्या हुआ, फिर उनको किसी एक डिपॉजिटर ने थोड़ा पैसा निकाला, तो उनको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉस पे बेचना पड़ा। एक होती है बुक वैल्यू जो लॉस पे दिखता है, दूसरा होता है एक्चुअल कैश लॉस सफर करना। तो इनका करीबन $2 बिलियन उन्होंने कैश लॉस उठाया। वो खबर जब फैली तो बाकी डिपॉजिटर्स थोड़ा डर गए, तो पैसा निकालने के लिए उन्होंने रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाला डिपॉजिट से। तो नेचुरली ये होता है रन ऑन द बैंक। तो जैसे आपने समझा, ये बहुत एक शार्प राइज इन यूएस इंटरेस्ट रेट्स और एक तरह का रिस्क से मिसमैनेजमेंट, क्योंकि पैसा उनको शॉर्ट टर्म में रखना था, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी में नहीं डालना था। अगर उनको वापस जरूरत है तो शॉर्ट टर्म 90 डे पेपर ऐसे में जाके रोल ओवर करना बेहतर चीज होता। रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर था सिलिकॉन वैली बैंक का, और उसके कारण कोई भी बैंक इस दुनिया में
अगर सभी डिपॉजिटर्स पैसा मांगे तो वो पैसा नहीं दे सकती है ना, क्योंकि लेंड किया हुआ पैसा 3 साल 5 साल 10 साल तक वो लेंड करती है। वो बोरोस थोड़ी जब आप पूछेंगे पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये जो रन होगा हुआ उसके लिए फेड ने आके और गवर्नमेंट ने किया कि सभी डिपॉजिटर्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मगर शेयर मार्केट वाले को नहीं प्रोटेक्ट कर। अब इंडिया की हालत क्यों ये इंडिया में आई, क्योंकि इंडिया में अप टू 30% एसएलआर में रखते हैं, कुछ एचटीएम होता है, कुछ अवेलेबल फॉर सेल होता है। अगर ऐसी स्थिति इंडिया में आ गई, यहां पे भी आपको इंटरेस्ट रेट जबरदस्त बढ़े हैं, क्या इंडियन बैंक्स का रिस्क मैनेजमेंट में वो इस जो लिक्विडिटी को रखते हैं वो शॉर्ट टर्म अवेलेबल फॉर सेल इन लॉन्ग टर्म, हेल्ड टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म, उसको सही तरह से करें या नहीं करिया है, ये किसी ने स्टडी नहीं किया जनरली। तो एक इनिशियल पैनिक रिएक्शन के कारण सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स के ऊपर ये दबाव आ गया था, बस वही बात है। पर मेरे ख्याल में क्योंकि वी आर मच बेटर रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआई की जो एसएलआर की रिक्वायरमेंट जो मॉनिटर करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स है कितना एचटीएम में डालें, कितना एएफएस यानी अवेलेबल फॉर सेल में डालें, तो मेरे ख्याल में इंडियन बैंक में रियली कोई रिस्क नहीं है इसका कि ये रेट हाइक के कारण सडनली उनको नुकसान आए। और ज्यादातर यहाँ पे बैंक को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हाजिर है। कभी भी देखिए कुछ ऐसी खबर आती है तो गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली स्टेप इन करती है। तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है, और ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन, एफआईएस ढेर सारे होते हैं, हर किसी को इसकी समझ नहीं होती है, तो बेटर सेफ देन सॉरी करके वो थोड़ा बेच डालते हैं ताकि इस पोटेंशियल एक सिचुएशन से वो दूर रहे, बस वही बात है। वैसे तो लॉन्ग टर्म इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं दिख हमारे रहा में है। कोई इंपैक्ट नहीं, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हो, बारिंग इक्विटीज जो सेंटिमेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा चाल चलती हैं अपनी, उसके बियॉन्ड कोई असर नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत इसीलिए है कि 17,100 के नीचे कल के लोज को वायलेट करके अब भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट अब तो आधे % के आसपास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1/3% से ज्यादा की कमजोरी, निफ्टी बैंक आधे % का दबाव दिखाता हुआ ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। मिड कैप्स 3/4% कमजोर, ये बेसिकली 2:5 का रेशो कह लीजिए। और देखिए कैसे चाल बदल रही है, कैसे ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली हावी होना शुरू हुई है। 2 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक्स इस समय आप कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर देता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस 7% दबाव, हमने शुरुआत में दिखाया था पूरा अदानी पैक कैसे दबाव में आ रहा है। अब एंटरप्राइजेस देखिए, एसबीआई हैवी वेट 1.25% की अब वापस कमजोरी, कल 3-3.5% गिरा था, आज देखिए किस तरह का वापस स्लाइड यहां पे देखने को मिल रहा है। आईटी पस्त है, आईटी इंडेक्स खुद ही 1.5% दबाव में है, और उसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। विप्रो स्क्रीन पे खींच के लाइए, एचसीएल टेक दिखाइए, उसके बाद लेकर आइए प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स कुछ, एसबीआई के अलावा, वो तो सरकारी मेंशन कर दिया था मैंने। इंडसइंड बैंक लग रहा था संभलने की कोशिश कर रहा है, ऊपरी सरों से अब दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है इंडसइंड बैंक का। एक्सिस बैंक कल ब्यूटीफुल वो हमने सेल आइडिया पकड़ा था सुबह टॉप कॉल के तौर पे, और वो एक्सिस बैंक आज फिर दबाव बढ़ता हुआ 1% के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिल रही है। सुनील सर, ये इन सब के बीच में, एसवीबी के इश्यूज के बीच में, ऐसा लग रहा है क्या कि टेक्नोलॉजी के ट्रबल्स बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कुछ क्लियर कट डेटा पॉइंट्स का कि वो अगर रिसेशन, साइंस ऑफ रिसेशन, दिक्कतें, स्टार्टअप्स, वो सब चर्चा में होता था। इसने थोड़ा सा उसको प्रोफाउंड कर दिया एसवीबी की क्राइसिस ने। तो टेक्नोलॉजी के ट्रबल्स क्या बढ़ने की तैयारी हो रही है? और इस समय सबसे बड़ा डिबेट मेरे जहन में, बैंक्स इस करेक्शन के बीच में जहां कोई इशू नहीं है वर्सेस आईटी जहां पे अब कुछ लग रहा है दिक्कतें। प्रिफर्ड, अगर मुझे किसी में ईटीएफ करना हो, सब कहते हैं ईटीएफ के थ्रू एक्यूमुलेट कर लो बाजार को, किसका शुरू करूं, बैंक का कि आईटी का? मैं कहूंगा बैंक का, क्योंकि एक बैंक इंटरनेशनल एक्सपोजर से इंसुलेटेड है। जैसे यूएस की रिसेशन हो या ना हो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लेंडिंग में या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कोई असर नहीं आने वाला है। तो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स डोमेस्टिकली लिंक्ड है। तो फर्स्ट, यूएस की जो डेटा पॉइंट्स आती है, एक दिन कहती है रिसेशन जल्दी आएगा, एक दिन कहती है रिसेशन नहीं आएगा, कहीं कहती है स्लो रिसेशन होगा। तो ये सब बात से हटके है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो कहते हैं क्रेडिट एंड डिपॉजिट का फंक्शनिंग। तो मेरे लिए
जो भी करेक्शन बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, ये अच्छे क्वालिटी बैंक को खरीदने का एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपने रिजल्ट सीजन में भी देखा बैंक्स ने कंसेंसस को आउट परफॉर्म किया, और आने वाले दिन में डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का भरपूर फायदा उठाने वाली है बैंकिंग। सो मेरे लिए ब्लाइंड बैंकिंग में जो करेक्शन आता है एक्यूमुलेट कीजिए, नंबर 1। आईटी में बात यह है कि अभी भी गुड क्वालिटी आईटी कंपनी जिनका रोबस्ट बिजनेस मॉडल है ट्रेडिशनल बेसिस पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये फिनटेक और नया इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो स्टार्टअप्स आ गए हैं, उधर दिक्कत होती है, क्योंकि उधर एक तरफ फंडिंग का क्रंच है, दूसरी तरफ क्रिप्टो में जो एक्सपोजर लिया उसके कारण क्रंच है। तो आईटी में मैं कहूंगा एक अलग तरीके से देखना चाहिए। स्टैंडर्ड मॉडल जो है आईटी का, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, वो अभी भी सॉलिड है। रिसेशन के कारण थोड़ा गिर सकता है, और आईटी में जो दबाव आई थी वो थी कि क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत बढ़ गई थी, उसके कारण एक बैक टू नॉर्मल, एक बैक टू मीन का करेक्शन हो रहा है। तो अभी भी शायद और भी पेन थोड़ा होगा आईटी में, मगर लॉन्गर टर्म के लिए मैं आईटी एक सेफ सॉलिड सेक्टर समझता हूँ, बारिंग ये नए नए फिनटेक या न्यू एरियाज पे जो जा रहे हैं, वहां पे शायद एक माहौल ठीक नहीं होगा। मगर सॉलिड रेगुलर आईटी कंपनीज में मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आप गुड क्वालिटी कंपनीज को अभी भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म तौर व्यू लेकर। ईटीएफ लेना है तो वो बैंकिंग का, आईटी में नहीं। आईटी में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, उनमें चाहे तो एक्यूमुलेशन ज्यादा से ज्यादा करिए। लेकिन दिखाइए जरा बाजार स्क्रीन पे, वीरो देख रहे हैं क्या प्रेशर माउंट हुआ है? देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल। आशीष देखिए, कल भी यही हुआ। कल हालांकि डाउ फ्यूचर्स को देख के शायद हम थोड़ा प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अगर बाजार की माने ना तो वो कॉल राइटर्स के जोन में अभी जाने को तैयार ही नहीं है। कल भी नहीं गया, और इनफैक्ट आज भी आप देख लीजिए 17,251, वो हमने सुबह सुबह लेवल डिस्कस किया था, उस ट्रेजेक्ट्री में कॉल राइटर्स के जोन में मार्केट जाने को तैयार ही नहीं है। आपको याद होगा सुबह हमने एक बार डायग्राम देखा था आशीष, 17,000 पुट ऑप्शन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, मोर और लेस उसके टारगेट्स जो हैं 17,044, 17,010 स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप प्रॉफिट्स कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलिए। लेकिन आशीष, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी मात्र निफ्टी बैंक वहां पर आया है। तो शॉर्ट के लिए एक प्रेफर्ड स्पेस बैंक निफ्टी है। शॉर्ट को टारगेट इस वक्त, निफ्टी बैंक को टारगेट इस वक्त शॉर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है जो कि निफ्टी बैंक पे आशीष वॉलेट हुआ है। आशीष ओके, ये है भैया मार्केट्स पे व्यू इस समय का। सुनील सर और साथ साथ इस पैनल में हमारे साथ नीलेश जैन साहब। नीलेश जी, आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। 10:27 हो रहा है, समय खत्म हो गया है, और वीरू नीरज जी आ चुके हैं स्टूडियोज में। ये कह रहे थे, अरे ये सेलन राइस की स्ट्रैटेजी तो खैर ब्यूटीफुली वर्कआउट हुई। वो यूएस, हम पता नहीं, हम यूएस की कोई स्टेबिलिटी, फ्यूचर्स, उछाल कोई मतलब नहीं है। हम क्या प्रेशर और क्या सही पोजीशन की एफआईज की, जब हम लोग बार बार मेंशन कर रहे थे सिस्टम में कितने शॉट्स 80, 85, और वो बक नहीं कर रहे थे, किसी भी अच्छी खबर पे भी शॉट्स मेंटेन करे। आज देखिए कहां पहुंच गया, 17,000 के करीब पहुंच रहा है धीरे करके। देखो यूएस में जो हो रहा है ना, वो रियलिटी है। एक बैंक डूबा, आपने उसको बचाने के लिए सरकार आगे आई, डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए, रादर बैंक को। बैंक तो एक पाउंड में बिक गया, वो यूके वाला यूके वाला 1 पाउंड। ये इसको खरीदने की भी तैयारी, बिकने की तैयारी हो रही थी, इसको खरीदने आया नहीं क्या? बिट्स मंगाई जा रही हैं अभी तो, और ये कहा गया कि टॉप 4 नहीं लेंगे, नीचे वाले को ही लेंगे। तो अब ये तो समझ में आ गया लोगों को, इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, कि यार रियलिटी है, और सिस्टम में अभी भी लॉसेस हैं लोगों के, आप बता नहीं रहे हैं। और ऐसे कंफ्यूजन के बीच में ना, किसी छोटे बैंक से तो आज भी मन करेगा पैसा निकाल लो भैया, लोग निकाल रहे हैं। यूएस में तो वो कंटिन्यू करेगा रन, वही इसीलिए डर है। अब वो कंफ्यूजन या डर कब सेटल होगा पता नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कल देखिए इतना ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट था, कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है, और ये कॉन्फिडेंस अब फेड ही लौटा सकता है। कभी कभी लगता है बड़े अफसर क्या बढ़िया पोजीशन है यार।
अभी लगता है अपन अपनी जगह सही है, जेरोमी चच्चा फंसे हुए हैं। मैंने से लगा था उनकी नींद हराम होगी सुबह कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। वो ना बढ़ाए तो इधर दिक्कत, बढ़ा दिया तो उधर और यार, दिक्कत। इज्जत की दिक्कत अलग। बड़ा मुश्किल में फंस गए। मतलब मैं सिंपैथीज भी उनके यार कि भाई क्या करेंगे वो 22 तारीख को। चलिए, तो जब सब फंसे दिक्कतों में तो आपकी क्वेरीज भी बढ़ रही होंगी। नीरज जी के साथ अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत। अच्छा, इसमें आशीष एक चीज और दिखाता हूँ, बताने आप एडवांस डिक्लाइन देखिए 2000 वर्सेस 700 और बिगड़ते ही जा रहा है, और बिगड़ता ही जा रहा है। तो आपको भले अभी 60 पॉइंट निफ्टी नीचे दिख रही है, लेकिन ये जो एडवांस डिक्लाइन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये और चिंता की बात होनी चाहिए। हम लोग हंस इसलिए नहीं रहे कि आप मार्केट गिर रहा, मुझे हंसी आ रही फेड के चेयरमैन साहब के ऊपर कि पहले आरोप लगता था कि वो पीछे चल रहे हैं, चेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। अब लग रहा है कि वो चेस करते करते गिर पड़े हैं एकदम से। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि चेस करूं या रुक के पहले अपनी चोट ठीक करूं। ये सिचुएशन है यूएस इनके में। बोलते बोलते पॉवेल साहब की फोटो याद है कि शॉर्ट्स पहने हुए घुटने में चोट लगे। यार आप क्या क्या विजुलाइज करा रहे हो मुझको। नहीं, चलो अच्छा वापस आते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं और आज के बाजार में जो भी सवाल आपके हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।